हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी आशिका शतीजा। सो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि पीएनएल एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोग पीएनएल में इंक्लूड करते हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें हम लोग पीएनएल एप्रोप्रिएशन में इंक्लूड करते हैं। एंड इसीलिए जैसे आपको, बिकॉज यू आर मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू मैथड जहाँ पे आपको पीएनएल अकाउंट अब नहीं बनाना है, अब आपको सीखना है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना होता है। सो इसीलिए आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक सम किया है जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, पीएनएल अकाउंट भी बनाएंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे एंड देन बैलेंस शीट भी बनाएंगे। सो ये पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन है जहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में और भी अच्छे से नॉलेज होगी एंड पता चलेगा कि पीएनएल अकाउंट की चीज़ें हम लोग कौन कौन सी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ना मिक्स करें। ओके, सो दिस इज़ अ फुल फ्लेज क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। ओके, सो अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, सबसे पहले एक हैबिट रखो कि पहले आपको सारे एडजस्टमेंट्स सॉल्व करने हैं, देन आपको क्या करना है, बैलेंस शीट धीरे धीरे करके वन बाय वन आपको क्लियर करनी है। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सो द फर्स्ट एडजस्टमेंट, स्टॉक एट 31st March 2019 वॉज 50,000। सो यहाँ पे हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू दी हुई है 50,000। क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्टॉक हम लोग कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, सो क्लोजिंग स्टॉक है इसलिए मैं नीचे लिख रही हूँ। वैल्यू इज 50,000। ओके, सेकेंड एडजस्टमेंट, रेंट इज ₹10,000 पर मंथ। ओके, सो यहाँ पे इन लोगों ने बोला कि हम लोगों को हर महीने 10,000 रेंट दिया है, लेकिन बैलेंस शीट में ये दिखा रहा है कि हम लोगों ने 1,10,000 के ही एक्सपेंसेस किए हैं रेंट में। ठीक है, बट अगर हम लोगों को 10,000 हर मंथ रेंट पे करना है, इट मीन्स हम लोगों को पूरे साल में टोटल 1,20,000 का रेंट पे करना था। अब बैलेंस शीट में दिखा रहा है कि 1,10,000 का पे किया है, इट मीन्स कि 10,000 का जो रेंट है वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सो वो 10,000 का रेंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, पीएनएल अकाउंट में। सो यहाँ पे पहले आपको लिखना है रेंट विच इज़ 1,10,000, देन उसमें आपको ऐड करना है उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट विच इज़ 10,000। सो द टोटल रेंट अमाउंट विल बी 1,20,000। क्लियर? थर्ड इज depreciate furniture and fixtures and computers at the rate of 20% per annum, machinery at the rate of 10% per annum। हम लोगों को ये बोला है कि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को हम लोगों को 20% पर डेप्रिशिएट करना है। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की टोटल वैल्यू है 50,000, उसका 20% करेंगे तो 10,000। ठीक है, सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का अमाउंट विच इज़ 10,000। ठीक है, देन हम लोगों को कंप्यूटर्स जो है उसको भी 20% पे करना है। कंप्यूटर्स की वैल्यू है 2,20,000, उस पर अगर आप 20% करोगे सो उसमें आएगा 44,000। सो यहाँ पे कंप्यूटर्स की वैल्यू हम लिखेंगे 44,000। देन बोला है मशीनरी को 10%, सो मशीनरी की वैल्यू 3 लाख है, उस पर अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 10% का, सो इट विल बी 30,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 44 + 40 इज 84,000 हम लोगों का डेप्रिसिएशन होगा। ओके, अब ये जो दोनों एंट्रीज है विच इज़ आउटस्टैंडिंग रेंट एंड डेप्रिसिएशन, वो हम लोगों को बैलेंस शीट में भी करनी पड़ेगी क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएंगे लाइबिलिटीज़, यहाँ पे आएगा अमाउंट, यहाँ पे आएंगे एसेट्स एंड यहाँ पे आएगा अमाउंट। ठीक है, तो पहले तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल के इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, देन नीचे लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट। कितना है आउटस्टैंडिंग रेंट, 10,000। एंड देन डेप्रिसिएशन किस किस पे चार्ज किया है, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। सो फर्नीचर एंड फिक्सचर्स एसेट है, सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, उसकी वैल्यू है 50,000, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 10,000 का, सो वो माइनस कर देंगे, वैल्यू आएगी इसकी 40,000। सेम गोज़ फॉर कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की जो वैल्यू है इट्स 2,20,000। 2,20,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है 44 का, सो इसको अगर आप करोगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 1,76,000। मशीनरी की वैल्यू है 3 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है 30,000 का, सो मशीनरी का अमाउंट क्या आएगा, 2,70,000। ओके,
एंड जो लास्ट चीज़ है विच इज़ क्लोजिंग स्टॉक, तो उसकी भी वैल्यू हम लोग लिखते हैं। सो यहाँ पे बैलेंस शीट में लिखना है क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू 50,000। ठीक है, एडजस्टमेंट में हर चीज़ की 2 एंट्रीज होती है, तो हम लोगों ने तीनों एडजस्टमेंट की 2 एंट्रीज कर ली। क्लोजिंग स्टॉक की 2 हो गई, डेप्रिसिएशन की 2 हो गई, आउटस्टैंडिंग रेंट की भी 2 हो गई। ओके, अब हम लोगों को लास्ट में ये लिखा हुआ है कि हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स प्रोवाइड करना है पार्टनर्स को एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन में प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये किसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है, पार्टनर्स के रिलेटेड। सो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स हैं अयब, दूसरा पार्टनर का नाम है अमित। ठीक है, अब अयब एंड अमित में उनका जो कैपिटल अकाउंट है इट इज़ 4 लाख एंड 3 लाख 85। 4 लाख का 6% हो जाएगा 24,000। ठीक है, एंड उसके बाद कौन सा है 3 लाख 85। सो इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि 6% हम लोग चार्ज करेंगे, तो उसका अमाउंट आएगा 23,100। सो 23 प्लस 24, तो वो हो जाएगा हमारा 47,100। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 47,100। अब यहाँ पे जो हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल लिखेंगे लाइबिलिटीज साइड पे। सो पार्टनर का कैपिटल किसका है, अयब का। ठीक है, पहले हम लोग अयब के में कर लेते हैं। अयब के पास कितना वो कैपिटल लाया था, 4 लाख का लाया था। ठीक है, सो 4 लाख का वो कैपिटल लाया था, उसमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला 24,000। ठीक है, सो फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया, एंड सिमिलरली फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे हो गया, सेकेंड एडजस्टमेंट यहाँ पे करेंगे। सिमिलरली अमित, ठीक है, अमित कितना लाया था 3,85,000, उसको भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला, कितना मिला 23,100। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही हमारे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, अब हम लोग बैलेंस शीट को क्लियर करेंगे। सो द फर्स्ट इज ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हम लोग लिखेंगे हमेशा डेबिट साइड पे। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, अमाउंट इज 45,000। उसके बाद लिखा हुआ है परचेजेस, एंड साइड में क्रेडिट साइड पे परचेज रिटर्न लिखा हुआ है। सो परचेज में से पहले परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे। परचेज हम लोगों ने किया है 7,60,000 का, परचेज रिटर्न का अमाउंट है 10,000। तो लेस कर देंगे परचेज रिटर्न विच इज़ 10,000, तो क्या आएगा 7,50,000। उसके बाद है सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न है तो सेल्स भी दी ही हुई है। ठीक है, तो पहले हम लोग सेल्स लिखेंगे। सेल्स का अमाउंट है 12,50,000। उसमें से हमें सेल्स रिटर्न माइनस करना है, कितना माइनस करना है 25, तो कितना आएगा 12,25,000। उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी एंड वेजेस। तो सैलरी एंड वेजेस P&L अकाउंट में आएंगे। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी एंड वेजेस, अमाउंट इज 1,80,000। देन आएगा रेंट, रेंट का अमाउंट है 1,10,000। फिर आएंगे जनरल एक्सपेंसेस, जिसका अमाउंट है 35,000। उसके बाद लिखा हुआ है सन्ड्री डेटर्स। अब डेटर्स हैं तो कहाँ पे आएंगे, एसेट साइड पे। अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख। सो सन्ड्री डेटर्स अमाउंट इज 2 लाख। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की एंट्री कर ली, कंप्यूटर की कर ली, मशीनरी की कर ली। देन कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड। सो कैश एट बैंक, बैंक में अमाउंट है 75 एंड हैंड में अमाउंट है, कैश इन हैंड जो है वो 25 है। सो इसके बाद हम लोगों को ड्राइंग्स दी हुई है अयूब एंड अमित की, जो हम लोग जब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट एडजस्ट करेंगे तब लिखेंगे। ओके, उसके बाद है सेल्स हो गया क्रेडिट साइड का, परचेज रिटर्न हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ पे आएंगे, लाइबिलिटीज साइड पे आएंगे। तो वो लिख लेते हैं 90,000 के सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स
विच इज़ ऑफ 90,000। उसके बाद कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं अय्यूब एंड अमित के। अब ये जो कैपिटल अकाउंट दिए हुए हैं अय्यूब एंड अमित के, उसमें से उसको हम लोग एडजस्ट करेंगे बाद में। सबसे पहली चीज़ हम लोग P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट सारी चीज़ों को हम लोग क्या कर देते हैं, बैलेंस कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है 12,25,000, उसमें आप प्लस करोगे 50,000 क्लोजिंग स्टॉक का, तो 12,75,000 आएगा। ठीक है, सो इधर 12,75,000, इधर भी 12,75,000, एंड इस 12,75,000 में से आप 7,50,000 माइनस करोगे एंड देन 45,000 और माइनस करोगे। सो अब हम लोगों ने जब इसको बैलेंसिंग की तो 4,80,000 का बैलेंस बच रहा है, एंड 4,80,000 का जो बैलेंस है वो क्या होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ये जो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग कहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे, P&L अकाउंट में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, अमाउंट इज़ 4,80,000। ठीक है, अब इस 4,80,000 में हमारी कुछ इनकम तो है नहीं जो हमें ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम लोग सारे एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे। 4,80,000 माइनस 1,20,000 माइनस 84,000 माइनस 1,80,000 माइनस 35,000, तो हमें जो बैलेंस बचा वो है 61,000, एंड वो बैलेंस है नेट प्रॉफिट। ओके, अब ये जो नेट प्रॉफिट है ये हम लोग लेके जाएंगे कहाँ पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना है 61,000। अब 61,000 में से 47,100 तो हम लोगों ने क्या कर दिया, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दे दिया। ठीक है, सो 61 में से हम लोग 47,100 माइनस करेंगे तो 13,900 का प्रॉफिट बचेगा, जो हमें पार्टनर्स के बीच में कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था पार्टनर्स के बीच में ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ओके, सो 13,900 डिवाइड बाई 2 करेंगे डायरेक्ट, 13,900 डिवाइड बाई 2 विच इज़, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अयान को मिलेगा और अमित को मिलेगा 6,950। ओके, सो ये हम लोगों ने कर दिया। अब ये जो इनका प्रॉफिट का शेयर है वो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे। तो इनका कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हुआ, वैसे ही प्रॉफिट भी ऐड कर देंगे। सो प्रॉफिट इज़ 6,950। ठीक है, एंड इसका प्रॉफिट कितना है 6,950, राइट। अब इन लोगों ने जो ड्राइंग्स की थी वो भी हमें लिखनी है। ठीक है, अय्यूब ने की थी 60,000, लेस करेंगे 60,000, और अमित ने की थी 50,000। ठीक है, तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अय्यूब का देख लेते हैं। 4 लाख प्लस 24,000 प्लस 6,950, उसमें से 60,000 विड्रॉ कर लिए, तो टोटल इसका आप कैपिटल कितना हो गया 3,70,950। ओके, अमित का कितना है 3,85,000 टोटल वो लाया था, उसमें ऐड करना है 23,100 प्लस 6,950, और उसने विड्रॉ किए हैं 50,000, तो इसका अमाउंट आएगा 3,65,050 रुपीज़। ओके, अब हम लोग देखते हैं बैलेंसिंग करके कि हमारा आंसर राइट है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ 40,000 प्लस 1,76,000 प्लस 2,70,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख प्लस 75 प्लस 25 इज़ 1 लाख। सो 8,36,000 इसका टोटल आया, 8,36,000। एंड इस साइड में अगर हम लोग देख ले तो 3,70,950 प्लस 3,65,050, देन 10 प्लस 9 1 लाख, सो 8,36,000 इसका भी।
सो हियर हमारी बैलेंस शीट जो है वो मैच हो गई है। सो इस तरीके से हम लोगों को पूरा फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। पहले हम लोगों को सारे एडजस्टमेंट्स लिखने हैं, देन एडजस्टमेंट्स लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, हम लोगों की जो भी बैलेंस शीट है उसकी सारी चीज़ें क्लियर करनी है एंड मेक श्योर करना है कि आपके जो भी एडजस्टमेंट्स हो उसकी 2 एंट्रीज होनी चाहिए। जैसे कि मेरा क्लोजिंग स्टॉक है तो उसकी 1 एंट्री यहाँ पे, 1 एंट्री यहाँ पे। देन मैंने डेप्रिसिएशन की लिखी तो उसकी 1 एंट्री यहाँ पे, 1 एंट्री यहाँ पे। मैंने यहाँ पे आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा तो उसकी 1 एंट्री यहाँ पे, 1 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड करना था, सो उसकी 1 एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर एक, ठीक है। तो हम लोगों को मेक श्योर करना है कि हर एक चीज़ जो है उसकी 2 एंट्रीज होनी चाहिए, तो ही आपकी जो भी चीज़ें होती है वो परफेक्टली होगी, ठीक है। कुछ भी अगर आपने 10,000 का रेंट भी लिखना भूल गए होंगे तो आपका आंसर ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे रेंट जो है वो 2 बार लिख दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था। सो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिसका आपको ध्यान रखना है, तो ही आपकी जो भी बैलेंस शीट वगैरह है वो सब अच्छे से सॉल्व होगी, ओके। एंड अगर कभी कुछ ऐसे सिचुएशंस आए भी, आपके कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो बिल्कुल भी आपको हाइपर नहीं होना है, कुछ भी पैनिक में नहीं आना है। जस्ट जो भी आपने अभी तक किया है उन सबको अच्छे से चेक करो कि आपने कोई भी चीज़ 2 बार ना लिख दी हो या कोई अमाउंट आपने नहीं इंक्लूड किया हो, कुछ करना भूल गए हो। सो वो सब चीज़ें देखो एंड आराम से सॉल्व करो उस चीज़ को, ओके। सो आई होप कि मैंने जो क्वेश्चन का फुल फ्लेज क्वेश्चन का एक ये सेशन रखा जहाँ पे हम लोग आपको पता चला होगा कि पीएनएल अकाउंट एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर दोनों एक बार एक साथ में बनाने हो तो किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। तो आपको एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर कैसे सारी चीज़ें होती है। एंड अगर आपकी ये वीडियो यूजफुल रहा हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।